नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया एक चहल पहल चल रही है। जियो पॉलिटिक्स को समझना है तो जियो इकोनॉमिक्स फॉलो करना है। जहां पैसा वहीं इकोनॉमिक्स। उसी सिलसिले में भारत इस वक्त अग्रसर है। हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है। वी आर द सर्वा ऑफ द इंडियन ओशन। उसके अलावा हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग बर्डिंग पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। और झक मार कर चाहे किसी भी देश के हों, वो आ रहे हैं बिकॉज वी हैव द मार्केट, वी हैव द प्रोडक्शन, वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते भगिनी और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। So, दादा, you were talking about a big deal that is happening. क्या है ये डील, प्लीज समझाएं जी। ये दुनिया का सबसे वृहत एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस और ईयू के बीच में नहीं है, ये चाइना और यूएस के बीच में नहीं है, ये भारतवर्ष और ईयू के बीच में है। अब मैं ये समझाऊंगा कि सबसे बड़ा क्यों है। एज यूजुअल मैं डेटा भी दूंगा और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सूत्रों को भी जोड़ूंगा। नंबर 1, ईयू का जो अभी इकोनॉमी है इस वक्त, ना करते हुए भी वो लोग अभी 21 ट्रिलियन डॉलर का उनका इकोनॉमी है, विच इज रफली 5 times द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी करंटली, स्लाइटली लेस देन 5 times. The EU economy is on a trajectory of roughly 1.5% to negative growth, मतलब फ्लैट लाइन है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, पर आप देखिए लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो ये लोग तो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां पे एक स्तर बन चुका है, तो वो कंजम्पशन कभी खत्म नहीं होगा। हम सब बाकी जो देश है ना उस स्तर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, पर अभी पहुंचे नहीं है। ये लोग पहुंच चुके हैं, इसीलिए फ्लैट है। अब इससे आगे अगर बढ़ोतरी होगी वो तभी होगी, नया कोई अगर वैश्विक औद्योगिकी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का कुछ आ जाए तो फिर बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नहीं तो नहीं, क्योंकि लोग उतने ही हैं। इनका तो ऑलमोस्ट नेगेटिव बर्थ रेट हो गया है, नेट बर्थ रेट की बात कर रहा हूं। तो 1.3 पे आप सस्टेन नहीं कर पाते हो पॉपुलेशन, मिनिमम इज 2.1। वैसे देखा जाए तो अभी इंडिया भी क्रॉस ओवर करके 1.9 पे पहुंच गया है, तो एक चिंता की बात है। सो ऐसा है कि यूरोप बड़ा एक मतलब समुदाय, अगर कहें देशों का समुदाय कहें, तो एक बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था है, और उसके साथ किसी भी बड़े देश का जैसे भारतवर्ष, उसका ट्रेड डील होना एक बहुत बड़ा संकेत है, ये तो मानना ही पड़ेगा। उधर रफली 500 मिलियन 50 करोड़ लोग हैं, भारतवर्ष में 140 करोड़ 145 करोड़ लोग हैं, तो टोटल मिला के ये एक 200 करोड़ लोगों का एक ट्रेडिंग क्षेत्र बन जाता है जब ये एफटीए साइन होगा। अभी इस वक्त ये किस जगह पे खड़ा हुआ है वो मैं बता देता हूं। टोटल ट्रेड हमारा जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के इस 219 बिलियन डॉलर, ठीक है। और हम लोग ईयू के साथ एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस रखते हैं, मतलब हम लोग आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। आयात निर्यात के आंकड़े मैं बता दूं, हम आयात करते हैं 157 बिलियन डॉलर और निर्यात यानी कि इंपोर्ट होता है 84 बिलियन डॉलर्स, यानी कि हमारा जो है पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस इज रफली 74 बिलियन डॉलर्स, मतलब हम ज्यादा कमाते हैं उनसे, ठीक है। ये अभी स्थिति है। अच्छा, इसके जो मेन पॉइंट्स है ना वो हम समझ लें। मेन पॉइंट ये है, लाइक विद द यूएस, यहां पे जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है ट्रेड इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इंडिया फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, सम वैलिड, सम मे बी बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक संकेतों की वजह से हम लोग ये करते हैं कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वो यही स्टांस लेती है। तो उसके चलते क्या है कि रफली 150 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड और खुल सकता है इसमें। मैं नहीं कहता हूं कि वहां से हम डेयरी मंगाएं या कुछ मंगाएं, बट देयर आर थिंग्स दैट वी कैन डेफिनेटली गेट फ्रॉम देयर जो यहाँ इतना अच्छा नहीं बनता है। जैसे फल वगैरह हो गया, उसमें उन लोगों का काफी अच्छा पैदावार होता है। एंड रिमेंबर, यूरोप इज ऑर्गेनिक, तो उसमें वो जीएमओ वाली बात भी नहीं है। वो सब जो अमेरिका के साथ हमें दिक्कतें आएंगी, तो कोई लॉजिकल कारण नहीं है अपार्ट फ्रॉम
अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मतलब हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतवर्ष कई चीजें हैं जो यूरोप को एक्सपोर्ट करती है, जहां पे हमें काफी मतलब परेशानी उठानी पड़ती है। नंबर वन इज योर थिंग्स लाइक कॉफी, टी एंड स्पाइसेस, जो भारतवर्ष का एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें लगभग इस वक्त टी और कॉफी ही पकड़ लूं, स्पाइसेस को थोड़ा अलग रखूं तो वी एम्प्लॉय अबाउट 12 and 7 around 19 million people, 1.9 करोड़ लोगों को इससे आय मिलता है, ठीक है। और उसका मतलब क्या होता है, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये हो गया कि कुल मिला के ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों का घर चलता है एक फैमिली के हिसाब से अगर देखें तो 10 करोड़ लोग इस पे अपनी जीविका उनकी आधारित है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जिसमें हमें उपलब्धि मिलेगी अगर ये फ्री ट्रेड के दायरे में आ जाए और जो टैरिफ्स हैं उसको कम कर दिया जाए। मैंने खुद अनुमान लगा, मैं तो चाय उत्पादक हूं तो मुझे पता है चाय और स्पाइसेस दोनों हम करते हैं। हाँ, स्पाइसेस में कहना भूल गया, उसमें आप रफली 5 लाख 6 लाख लोग और जोड़ सकते हो एम्प्लॉयड, जिसका मतलब है 25 लाख लोग और हैं जो लाभ उठा सकते हैं अगर ये ट्रेड बढ़ा तो। अब यूरोप जो है वो ऑर्गेनिक एंड नेचुरली ग्रोन फूड में विश्वास करती है, जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा ओपन अपॉर्चुनिटी है। ये अमेरिका कभी सप्लाई नहीं करेगी। मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कनाडा, यूएस, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, ये सब जीएम फूड ही चलाते हैं, ठीक है, तो वहां से आ नहीं सकता, लाना पड़ता है। ग्वाटेमाला वगैरह में कुछ तरह के कॉफी उगता है वहां पे जो और कहीं नहीं उगता है, बट वो अलग बात है, उसको छोड़ दें तो वहां से नहीं आ सकता। लेकिन अगर फल हो गया, ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक कॉफी, स्पाइसेस, ये सब तो भारतवर्ष से ही आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एरेबल लैंड हमारे पास है, सबसे ज्यादा उत्पादन हम कर सकते हैं। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुआ नहीं है, वो एक कंप्लीटली अलग टॉपिक है। तो ये हो गया नंबर वन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एग्रीकल्चरल सेक्टर में $150 बिलियन का टोटल अपॉर्चुनिटी है इन वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिए, देखिए सैकड़ों चीजें होती हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड में और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो प्रोसेस फूड है उसमें भी हम कर सकते हैं। दूसरा हो गया, मैंने कुछ यहाँ पे नोट किया है जिस पे बात चल रही है। वन इज मेडिकल डिवाइसेस। सो यूरोप वांट्स एक्सेस टू द मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री इन इंडिया। ज्यादातर इंडिया में ये देखिए 3 या 4 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिलिप्स हो गया, हनीवेल हो गया, जीई हो गया, लेकिन कई और हैं। They are very interesting smaller companies in Germany, for instance. They manufacture excellent quality equipment. पर वो लोग घुस नहीं पाते हैं because they are from Germany. उनके साथ कोई FTA नहीं है हमारा, तो they encounter those stiff tariff walls which India imposes. इंडिया देखिए यूरोप से जो भी इंपोर्ट करती है ना, उसमें एयरक्राफ्ट और LNG को छोड़ के बाकी सब क्षेत्रों में, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, कार हो गया, फिर आपका ये मेडिकल डिवाइसेस हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन सब पे 70 से 150% का टैरिफ है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली फॉर अस टू इंपोर्ट एंड फॉर देम टू एक्सपोर्ट। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो जाएं? हो सकते हो, लेकिन हर चीज में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेडिकल इक्विपमेंट स्ट्रेटेजिक आइटम तो है नहीं, उसमें अगर नया तकनीक आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, तो उससे देश की बेहतरी ही होगी। ये कोई मिसाइल तो है नहीं कि हमें अपना मनाना पड़ेगा कि युद्ध के टाइम पे नहीं मिला। मेडिकल इक्विपमेंट उठा के तो मार नहीं सकते शत्रु को, तो वो चाहिए ना चिकित्सा करने के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो पूरा सर्विसेज का सेक्टर है, इट इज टाइनी। अमेरिका के साथ हमारा यूरोप से 10 गुना ज्यादा सर्विसेज चलता है, 10 गुना। आप सोचिए, मैंने लिखा है यहाँ पे आंकड़ा, वी इंपोर्ट $23 बिलियन वर्थ ऑफ सर्विसेज एंड वी एक्सपोर्ट $60 बिलियन ऑफ सर्विसेज। तो वहां पे भी हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में है, यानी नेट हमारा गेन है 60 - 23 $37 बिलियन। लेकिन हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूं। 2 बड़े क्षेत्र हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने उसका उद्घाटन किया है। एक दिस समथिंग कॉल्ड AI अलायंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस। जैसा कि सभी लोग, या कहूंगा ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि इस वक्त वर्चस्व यूएस और चाइना का है AI में। उन्होंने बहुत निवेश किया है R&D पे, बहुत आगे निकल गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि यूरोप में क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट नहीं है या
उपलब्धियां नहीं है। दिक्कत यह है कि उनके पास वो मार्केट डेटा एक्सेस नहीं है जो यूएस के पास है, बिकॉज जैसे अभी हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं ना, ये क्या देता है यूएस को? मार्केट डेटा का एक्सेस दे रहा है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं इससे एक डेटा पॉइंट मिल गया, हम क्या लिख रहे हैं उससे डेटा पॉइंट मिलता है, ठीक है, किस चीज पे रिएक्ट करते हैं किस पे नहीं करते हैं, ये सारा डेटा यूएस के पास चला जाता है। यूरोप डजंट हैव दैट एक्सेस, सो हाउ विल दे ट्रेन देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स बेसिकली उनका वो जो मशीन बनता है ना एआई, इट्स बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। उसको आपको डेटा खिलाना पड़ता है। डेटा इज द सोर्स बाय विच यू आर creating cognitive recognition in them, getting them to mimic human ways of thinking, but obviously at much faster speeds. लेकिन डेटा ही नहीं है तो कैसे होगा? तो ये एआई अलायंस जो क्रिएट किया जा रहा है, इसमें सरकारी लेवल पे जो सेंसिटिव डेटा है वो प्रोटेक्टेड होगा, इंडिविजुअल डेटा भी प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि यूरोप में प्राइवेसी एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड ऑल दीज यूएस कंपनीज हैव बीन फाइंड बाय द वे, चाहे वो मेटा हो जो फेसबुक चलाती है, या गूगल हो जो यूट्यूब चलाती है, बाकी जितने भी कंपनीज है, डिफरेंट स्टेजेस हैव बीन फाइंड। ये इंडिया का भी काफी स्ट्रिक्ट है, और जो हमारा ग्राइप रहा है कि हमें इंटेलिजेंस के लिए जो एक्सेस चाहिए, मतलब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो एक्सेस चाहिए वो मिलता नहीं। तो यूरोप इंडिया अगर इसमें कोलैबोरेट करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनीवेयर फ्रॉम half a trillion to $1 trillion new economy that can be created in this AI and data alliance. Okay. Now हम यूरोपियों को कितनी भी गाली दे लें कि लिबरल होते हैं, ये होते हैं, वो ठीक है, वो पॉलिटिकल पोजीशन है, बट रियलिटी और रियलिस्टिक पोजीशन ये है कि EU हैज एक्सीलेंट प्रोटेक्शन लॉज। मैं तो कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही हद तक है, इसलिए हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा डेटा उनके पास चोरी नहीं होगा, चाहे वो यूएस का वैसलहुड उनका हो पॉलिटिकल क्षेत्र में, लेकिन इस चीज पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और लड़ते रहते हैं सारी दुनिया से। तो उनके साथ इसको करने में हमारा अच्छा ही होगा, सुविधा ही होगी हमें। और हमारी जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट नहीं बना पाए हैं, वो शायद उनका जो प्रोडक्ट मेकिंग नॉलेज है, यूरोप इज वेरी गुड एट मेकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, राइट, एंड मीडिया प्रोडक्ट्स, वो हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो ये एक नया $500 billion, में कंजर्वेटिव होकर चलता हूँ, $500 billion का नया बिजनेस बन सकता है, जिससे फायदा यूरोप इंडिया दोनों को होगा। एग्रीकल्चर का मैंने बताया वहां पे $150 billion तक का फायदा हो सकता है। और एक फाइनल मैं बताता हूँ, स्पेस टेक। अब देखें कि यूएस जो है वहां पे नासा भी है, स्पेस लिंक भी है, और भी कई सारे कंपनीज है। जेफ बेजोस का कंपनी है जो अमेजोन के मालिक हैं, और कई सारे कंपनीज हैं। दे आर इन्वेस्टिंग वेरी हेविली इन स्पेस टेक। देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट प्रोग्राम्स, वो भी स्पेस ओरिएंटेड है। अच्छा, अब यूरोप जो है वो द्वितीय नंबर पे आता है। चाइना और यूरोप मोरलेस द्वितीय नंबर पे आते हैं इस वक्त। इंडिया तीसरे पे है और रशिया चौथे पे है दुनिया में। तो अगर द्वितीय और तृतीय जो देश हैं या अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इकट्ठे हो गए, तो आप खुद सोचें कि स्पेस टेक में क्या कमाल हो सकता है। सो हियर अगेन, बोथ इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, collaborating, creating space-based exploration, extracting, even things like exotic things, जैसे हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट से खनिज पदार्थ या मून से खनिज पदार्थ, राइट, ऑल दीज थिंग्स। तो उससे क्या होगा कि और एनर्जी, इवन एनर्जी, न्यूट्रिनो रिसर्च इज अ ह्यूज एरिया, जिसके लिए आपके पास स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। स्पेस में जाके आप जितना अच्छा कर सकते हो, यहाँ पे धरती पे उतना अच्छा नहीं होता है। उससे हमें एनर्जी के नए सोर्सों का आविष्कार करने में काफी मदद मिलेगा। तो बहुत सारी इसमें दिशाएं हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर $250 billion अपॉर्चुनिटी हियर। और स्पेस टेक के साथ वो टेलीकॉम भी जुड़ा हुआ है। जैसे स्टारलिंक ने अपना बनाया ना सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, वैसा हम भी बना सकते हैं। चूंकि यूरोप द्वितीय नंबर पे है एज एन ओवरऑल इकोनॉमी, चाइना इज जस्ट अबाउट रफली द सेम लेवल, इंडिया इज एट द फोर्थ प्लेस इंडिविजुअली, लेकिन ग्रोइंग वेरी फास्ट। हम लोग बहुत तेज अग्रगति हो रही है हमारी। तो ये तो अगर मिल गए तो टोटल आप देख लीजिए $1 trillion का नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है सालाना। तो ये जो FTA साइन होगा, जिसमें मेरे ख्याल से डेयरी और एग्रीकल्चर के कुछ क्षेत्र छोड़ के हर जगह पे ये खुल जाएगा। ड्यूटीज विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टुडे, एवरेज ड्यूटी 16 to 20%, बट एवरेज हाइड्स द बिगर स्टोरी। जो मेन आइटम्स में है ना, उस पे ड्यूटी एज आई टोल्ड यू is 70% to 150%.
वो कम हो जाएगा, इट विल कम क्लोजर टू 5 to 10%। तो इससे जो है एक नया अर्थव्यवस्था क्रिएट होगा। अब इसको आप जोड़ दें कि ये सारा काफी ये सोची समझी क्या बोलते हैं मुहिम है, क्योंकि आईमेक भी आप इसीलिए तैयार कर रहे हो। उसमें देखिए दो अंश हैं उसके, एक है ट्रांसपोर्टिंग ट्रेड गुड्स, द अदर इज डेटा। पूरा डेटा लिंक बन रहा है अंडर सी, राइट, अंडर सी, ओवरलैंड एंड देन अगेन अंडर सी। तो आईमेक भी इसका ही जोड़ीदार है। आईमेक प्लस इस एफटीए विल रीएस्टैब्लिश यूरोप इनटू न्यू मार्केट्स, और इंडिया जो है उसको भी काफी गेन मिलेगा। टोटल $1 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा इजाफा होगा इसमें। और अब देखें कि इसका जो फायदा है, कहीं बिकॉज ऑफ द ट्रेड रूट will be passing through UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इन लोगों को भी लाभ मिलेगा और ये भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ये भी ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये सिर्फ यूरोप और इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ये एफटीए होगा तो आईमेक के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे कहना था इस बारे में कि ये काफी रेवोल्यूशनरी है एंड वी आर फेसिंग फार लेस प्रॉब्लम्स। आई थिंक मोर और लेस सब कुछ एग्रीड है और यहाँ पे कोई ईगो वाली बात है नहीं। यूरोपियंस ओवरऑल टेंड टू बी लिटिल बिट मोर प्रैग्मेटिक। यूके के साथ ऑलरेडी एफटीए है, वो आयरलैंड, लक्समबर्ग है, मेरे ख्याल से एक और मैं भूल रहा हूं कोई, शायद कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ भी हमने किया है। तो ये जो है सब मिला के कुल मिला के स्थिति वैसी है कि कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे जहां पे टैरिफ 0 हो जाएगा, और आपको एक बार किसी भी यूरोपीय देश के साथ एक्सेस मिल जाता है 0 टैरिफ, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ना बेचें, व्हाइट गुड्स अगर बेचें, व्हाइट लेबल्ड गुड्स, तो वो वहां से रीब्रांड होके आप बेच सकते हो एंड यू कैन अवेल ऑफ द 0% टैरिफ ऑन दोज थिंग्स। उससे भी ट्रेड का इजाफा होगा। तो वो बायलैटरल एंट्री तो हमने बना ली है ऑलरेडी। ये जो है ये ओवरऑल ईयू के साथ होगा। इससे ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन लेबर मूवमेंट, all of these things will be addressed. Space tech, artificial intelligence based new services, $500 billion, food and agriculture, ये सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा, तो फाइनल पॉइंट, सॉरी मैं भूल गया, अमेरिका के साथ अगर हमारा एफटीए या डीटीए जो भी है होता है, वो मतलब हाँ भाई $125 बिलियन का ट्रेड है, वो बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 200 होगा। ये $1 ट्रिलियन का अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली हम काफी हद तक ईयू जो है वो यूएस का हाथ छोड़कर भारत के साथ चल पड़ा है, इसको हम मान कुछ हद तक भारत चाइना के साथ भी वो यही कर रहा है। और अभी देखें जो जियोपॉलिटिकल द वे थिंग्स आर ब्रेकिंग, नेटो शायद टूट जाए and EU will have to sue for peace with Russia. You might see a completely different economic entity coming into play. All right. Because USA is retreating from the rest of the world and concentrating on consolidating all of America into one massive, totally US controlled entity. They are taking over the Arctic. They are planning to take over parts of Africa. They are definitely taking over parts of the Middle East. वो GCC वाले देश जो हैं वो यूएस के पाले में जाएंगे, जो मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था। तो वो चीज हो रहा है। ये एक और उसका इंडिकेशन है, क्योंकि यू वाले भी वैसे ही सोच रहे हैं कि भाई हमें कहीं तो हेज करना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने अपना हाथ हटा लिया, 1 लाख अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं यूरोप में, 76,000 कॉम्बैट ट्रूप्स, 24,000 इन सपोर्ट, वो हट गया तो इनके पास है क्या? दे डोंट इवन हैव कॉम्बैट मैन पावर टू डिफेंड देयर ओन बॉर्डर्स। तो फिर यूएस के साथ जाके क्या फायदा? वैसे भी वो लोग अपना वो टैरिफ इंपोज करते हैं। ट्रम्प जाके ई करके मैक्रोन को चिढ़ाता है अभद्र की तरह, कभी किसी पे वो तोहमत लगा देता है। तो ये कब तक सहेंगे? तो इंडिया इज अ वेरी दैट वे, ठीक है, हम लोग सॉफ्ट हैं, बेनाइन पावर, मच इजी टू डील विद, और हम धंधे की बात करते हैं। हम लोग ये सब ईगो वीगो नहीं लाते हैं। ट्रस्टवर्दी पार्टनर। I mean, generally, I think overall, मैं सिर्फ मोदी जी नहीं, जितने मतलब भारत सरकार में जो लोग हैं या फिर इवन विपक्ष के लोग जो हमारे फॉरेन रिलेशंस कमेटी में बैठते हैं, शशि थरूर जैसे, और डीलिंग इज वेरी sophisticated. On this you can't fault them. Dealing is very sophisticated. It's very civilized. अब यूरोपीय लोग जो हैं वो सभ्य सिविलाइज्ड बिहेवियर ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है उसके बाद। जी बिल्कुल सही। सो आने वाले टाइम में काफी बड़ी ट्रेड डील हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज another slap $1 trillion impact, $1 trillion, not small, and huge.
ह्यूज। तो आपको क्या लगता है ये टोटल कितना बड़ा होगा, ये जो आप ईयू इंडिया ट्रेड डील की देख रहे हैं, तो मोटा मोटा फिगर? नहीं, मैंने कहा ना ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज रफली टुडेज प्राइसेस 90 लाख, सॉरी 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ का एक व्यापार क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था क्रिएट होगी। और इसका जो सेकेंडरी टर्शरी इफेक्ट है ना, एक बार ये इकट्ठे हो गए, then we can establish factories in Europe, they can establish factories here, make in India को भी boost मिलेगा, and then we can export other things to other parts of the world. They can manufacture much more cheaply in India. जो वो चाइना के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ भी कर सकते हैं, वो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंडिया गिव्स देम एक्सेस टू अ ह्यूज मार्केट बाय इटसेल्फ। यस, इंडिया मतलब 150 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? जी बिल्कुल सही। वो भी तो है। मैन्युफैक्चर करो, बेचो भी यहीं, पैसे लेकर जाएंगे। मुझे लगता है बोलना ये चाहिए कि पैसे यहीं पे वापस इन्वेस्ट मत, यहीं कर नहीं, वो देना, रीइन्वेस्ट लेकर करेंगे, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मल्टीनेशनल का फंडा क्या है? मल्टीनेशनल का मतलब है आप एक दूसरे देश में ग्रो करो, वहीं पे इन्वेस्ट करके ग्रो करते रहो। आप हर विश्व में हर जगह पे आपके हब्स बने हो, ठीक है, और स्पोक्स और दूसरे देशों में बने हो, और हर जगह पे आप ग्रो करो। जरूरी नहीं है कि अपने ही देश में सब कुछ करो। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच। $1 ट्रिलियन, वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज। बट आई एम श्योर जब ये डील साइन हो रही होगी तो एक ही बंदा है जो रो रहा होगा, एक नहीं 2 बंदे रो रहे होंगे। ईस्ट में शी जिनपिंग रो रहे होंगे कि हाय ये क्या हो गया, और उधर ट्रम्प रो रहे होंगे हाय ये क्या हो गया। सो सिट बैक एंड जरूर रोएगा, ट्रम्प जरूर रोएगा, बट एक चीज याद रखें, यूरोप के साथ डील होगा भी तो चाइना हमारा सबसे बड़ा इम्बैलेंस ट्रेड का उनके साथ है। हम वो उनको $20 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और $116 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का डिफिसिट है हमारा उनके साथ। ईयू के साथ $74 बिलियन का पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस है। यूएस के साथ $47 बिलियन का पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस है। और ये मत याद भूलना कि यूएस वो जीसीसी के थ्रू, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ऑलमोस्ट $500 बिलियन का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुका है। हाँ, लेकिन चाइना के साथ वो 100 बिलियन का जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोगों ने वी हैव सीडेड ग्राउंड इन मेनी एरियाज जो हम लोग कर सकते थे। यूरोप के साथ टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। नाउ वी हैव स्टॉप्ड सपोर्टिंग बांग्लादेश। वो सारा बिजनेस खींच के इंडिया में आएगा। मेनी ऑफ द लार्ज चेन स्टोर्स इन द यूरोपियन एरिया, they are now negotiating directly with Indian manufacturers in textiles. So आप देखेंगे उसमें 10 से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का इजाफा होगा। Huge, again not small, huh? It's not small amount. ये सालाना है। जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच श्रमिक जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर मेरे आप सहायता करना चाहते हैं तो अब दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।